बीजेपी का मुख्य फोकस दक्षिण भारत की उन 84 सीटों पर होगा जो कमजोर श्रेणी की घोषित सीटें हैं, जिन पर पार्टी कभी नहीं जीती है। अगर एनडीए को मिशन 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो यह संख्या काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में अपने विरोधी क्षेत्रीय दलों को भी अंदरूनी तौर पर साध कर रखा है। इनमें तेलंगाना में बीआरएस, आंध्र में वाईएसआरसीपी और तमिलनाडु में डीएमके भी शामिल है। वाईएसआरसीपी संसद में ज्यादातर मौके पर सरकार के साथ ही रही है। बीजेपी की कोशिश इन दलों को अपने साथ लाने से अधिक कांग्रेस से दूर रखने की होगी। अगर इसमें वो सफल होती है तो 2024 में दक्षिण भारत में भी बहुत हद तक अपने लक्ष्य को हासिल करने में पार्टी कामयाब होगी। हम करेंगे हस्तक्षेप। अपने खास मेहमानों के पास जाए, चर्चा में शामिल हो और दक्षिण भारत की नीति रणनीति पर चर्चा हो। चर्चा में शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मिशन 370 में जुटी बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदना हमेशा से चुनौती रहा है। कर्नाटक भी हाथ से फिसल जाने के बाद वहां की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों में से सिर्फ 29 में जीत मिल पाई थी। उसमें भी 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी। ऐसे में इस बार एनडीए के मिशन 400 को पूरा करने के लिए बीजेपी का जोर दक्षिण में 40 से 50 सीटें जीतने का रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगातार रैलियां इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पार्टी का दक्षिण भारत पर कितना खास जोर है। दक्षिण भारत में पार्टी ने 84 सीटों को चिन्हित किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वरीयता में रखा गया है। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटें बरकरार रखने का दावा कर रही है। इसकी वजह है कि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद यहां पार्टी का वोट शेयर नहीं गिरा। 2019 में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पार्टी का मानना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति बीआरएस के टूटने से सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, जिससे पार्टी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी के निशाने पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी है। पार्टी इन राज्यों में भी कुछ सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इसके लिए केरल में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी भी चल रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की रैली और के अन्नामलाई की यात्रा के बाद इनमें से 7 सीटों पर पार्टी का परचम बुलंद हो सकता है। गठबंधन तोड़ने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के नेताओं पर भी नजर टिका दी है। तमिलनाडु में बीजेपी अपनी बदौलत जनाधार मजबूत करने में भी जुटी है। पार्टी का मानना है कि राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने का फायदा मिल सकता है। आंध्र प्रदेश पर भी पार्टी का खास जोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला था। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी टीडीपी और जनसेना से 5 सीटों की मांग की है। टीडीपी सिर्फ 4 सीट देने को सहमत है। आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीट में से 3 पहले ही जनसेना को वो दे चुकी है। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पार्टी की जीत की संभावना काफी कम है। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को केरल में 1 सीट भी नहीं मिली है। 55% हिंदू वाले केरल में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को मात्र 13% वोट मिले थे। कुल मिलाकर अब तक उत्तर भारत की पार्टी होने का तमगा लिए बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण की राज्य भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 2019 में हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी पार्टी को इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और 400 का आंकड़े को पार करना है तो दक्षिण भारत में भी किला फतह जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। इधर डीएमके नेता ए राजा के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी नेताओं ने इस पर खूब निशाना साधा है। आइए सुनते हैं ए राजा ने ऐसा क्या कहा। இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல, நல்லா புரிஞ்சுங்க। இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல। ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு।
இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, ஒரியா ஒரு தேசம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, டெல்லிக்கு போனா ஒரு பண்பாடு, ஒரியாவுக்கு போனா ஒரு பண்பாடு. चलते हैं अपने मेहमानों के पास और समझने की कोशिश करते हैं दक्षिण भारत में बीजेपी की क्या रणनीति है और क्या वाकई वो सफलता के उस मापदंड को छू पाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, पहले परिचय करा दें। विनीता हरिहरन, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र झा, आप सीपीआई के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है विश्वेंद्र सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनीता जी, दक्षिण की यात्रा थोड़ी टेढ़ी खीर तो नजर आ रही है, हालांकि पार्टी की ओर से पूरी कोशिश भी और प्रधानमंत्री तो लगातार दौरे भी कर रहे हैं और वो तमाम कोशिशें भी जारी है जहां की वो कमजोर कड़ी दूर हो पाए और दक्षिण में ठीक तरीके से आप दस्तक दे पाए। क्या उम्मीद लगती है पार्टी को? विनीता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राजनीतिक विश्लेषक सब समझ लेते हैं। पहले श्री कृष्णा जी, जरा आप समझाइए, क्योंकि आप तमिलनाडु से ही हैं और पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता के जरिए आपने देखा है, समझा है और कवर भी किया है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को यदि हम देखना चाहें तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल राह है और क्या उन मुश्किल राहों में से कांटे चुन चुन कर निकाल लिए जाएंगे और दक्षिण में कहीं कमल ज़्यादा खिलता हुआ नजर आएगा? मेरे को तो फिलहाल जिस तरह से अभी की स्थिति है, आज की स्थिति में जी, बीजेपी को इतना आसान नहीं होगा। जो सीट इनके पास हैं पुराने, वो अगर उतना भी आ जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा जाए तो ठीक है। मेरे को ये लग रहा है कि शायद 30-35 तक पहुंच सकता है बीजेपी आज की स्थिति में, क्योंकि दक्षिण भारत में ये है कि वहाँ पे जो लोकल पार्टी हैं, रीजनल, वहाँ के एस्पिरेशंस, उनके जो ये हैं आशाएं अलग हैं नेशनल पार्टी से। तो इसीलिए वहाँ पे राजनीति, ये जो भाजपा और कांग्रेस इतने अच्छी तरह से आ नहीं पाए, क्योंकि देखिए द्राविडियन पार्टी है, फिर वहाँ पे वाईएसआर है, ये सब जो रीजनल हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ हैं। और दूसरी बात है कि भाजपा का अभी तक कोई बड़े नेता नहीं उभरे हैं वहाँ से, दक्षिण भारत से, वो भी बहुत जरूरी है। बाकी देखिए, आप जब कहते हैं कि 30 से 35 सीट आज की तारीख में हो सकता है, हो सकता है, बहुत तो ही ऑप्टिमिस्टिक, मैं तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक फिगर की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक में पिछले चुनाव में 2019 में 25 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी और सबसे ज़्यादा सफलता वही मिली थी। तेलंगाना में 4 सीट, यानी 25-4 29 सीटों का तो हिसाब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी आप 5-7 सीटें यदि बढ़ते हुए देख पा रहे हैं तो कौन कौन सा स्टेट है और क्या क्या फैक्टर्स वहाँ आपको नजर आते हैं बीजेपी के लिए? एक तो है, इन्होंने जो तमिलनाडु में अभी तक एक सीट नहीं आई, केरला में नहीं आई जी, और आंध्रा में भी इनको शून्य है 3 स्टेट में जी। तो अगर कुछ भी मिले, कितने आ सकते हैं? मेरे ख्याल में तमिलनाडु में 2 या 3 आ जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। केरला में भी 1-2 भी आ जाए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने राजीव चंद्रशेखर को रखा है तिरुवनंतपुरम से और उनके खिलाफ हैं शशि तरूर। अब ये कांटे की लड़ाई भी हो सकती है और 1-2 और हैं जहां इनके थोड़े बहुत शायद जीत हो सकती है। तमिलनाडु में थोड़े जिस तरह से अन्नामलाई काम कर रहे हैं, शायद उसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है और उनका खाता भी अच्छी तरह से खुल सकता है। ठीक, विनीता हरिहरन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अभी पहुंच रही है। शुक्रिया। पार्टी जोन आजमाइश तो बहुत कर रही है वहाँ पे उन राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में कोशिशें आपकी जारी भी है, लेकिन क्या उम्मीद की वो किरण आपको दिख रही है जहाँ की चर्चा ये है कि 50 सीट का लक्ष्य कम से कम आप लोग रख रही है वहाँ से, दक्षिण भारत के राज्यों से? जी बिल्कुल, जो दक्षिण भारत में जितनी प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, 3 रैलीज कर चुके, हमारे स्टेट में केरल में 3 बार आ चुके हैं वो, और जितने भी रैलीज हुए उनमें क्राउड बहुत ही ज्यादा सर्जिंग क्राउड थी, बहुत पॉपुलैरिटी दिखती वहाँ मोदी जी के लिए, खासकर से मोदी जी एज अ पर्सनैलिटी, मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी एज अ लीडर, काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, यूथ और महिलाएं
खास करके महिलाएं और ये दोनों जो सेक्टर्स है, कैटेगरीज है, वो मोदी जी के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आर्डेंट फैंस हैं। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी जो है बीजेपी के लिए बढ़ रही है साउथ में। और वो भी जो केरल ने जब अभी तक जो हमें सीट नहीं जीती, लेकिन हमारी जो सीट शेयर है वो 16% के करीब है। तो उस तरह से हम काफी फैल रहे हैं बीजेपी केरल में, बल्कि नॉट ओनली केरला, जैसे श्री कृष्ण जी बता रहे थे कि रीजनल पार्टीज है, लेकिन जो कर्नाटका और तेलंगाना में जो अभी जीत हुई है कांग्रेस की हुई है, और वो भी एक फेलिंग नेशनल पार्टी है जहां पर सब ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क क्रम्बल हो रही है, सब कुछ जैसे उनकी जो नैरेटिव है वो भी बहुत ही वीक है आजकल। कभी सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, कभी कुछ और किसी और के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो भी वो कॉन्ट्रोवर्सीज निकलते हैं उसमें कुछ दम नहीं होती है। तो फिर इंडिया अलायंस भी उन्होंने अभी दे हैवंट स्टिच्ड अप द कोalition। तो उस तरह से जो दो स्टेट्स है तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की है, और जो आंध्र प्रदेश में है जगन रेड्डी, वो भी बीजेपी से अलाइंड है। तो हमारी जो स्कोप है वो काफी है, पोटेंशियल है काफी साउथ में। और जो अन्नामलाई जी की जो नेतृत्व में जैसे तमिलनाडु की बीजेपी की जो दौर चली है अभी, जितनी जो कैंपेन चल रही है बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है और बहुत रोबस्ट है जो कैंपेन है तमिलनाडु में। तो क्या के जो तमिलनाडु के फोकस भी हमने देखे हैं, जैसे तमिलनाडु के जो साहित्य के जो लोग हैं और उनको काफी कोट करते रहते हैं, और सिंगोल का भी वो दृश्य हमने देखा पार्लियामेंट में। तो काफी तमिलनाडु की तरफ भी फोकस है। तो वी होप कि दिस टाइम जैसे हमारी जो टारगेट है 25 से 50 हो जाए, तो डेफिनेटली वी विल मेक अ मार्क दिस टाइम। एक एक करके तस्वीर को समझते हैं, एक एक राज्य को। कर्नाटक में आप 28 में से 25 सीटों पर आपको कामयाबी मिली थी पिछली बार। क्या कर्नाटक में वो दृश्य परिदृश्य आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव पार्टी हारी थी और कांग्रेस की अभी सत्ता है। ऐसे में क्या कर्नाटक आपको वो रिजल्ट दे पाने में सफलता दे पाएगी आपको? जैसे जो कांग्रेस की जो जीत हुई है, जो मुद्दे थे उनकी, जो फ्री गारंटीज थे वो अब टेक ऑफ नहीं हुए हैं। जो बजट है उनकी, जो कर्नाटक की मिसमैनेजमेंट हुई है, काफी कुछ स्कैम्स निकल चुकी है ऑलरेडी। तो लोगों को पता चल रही है कि कांग्रेस की जो दम है वो वीक है, और जो नेशनली जो कांग्रेस की नैरेटिव है, जो इंडिया अलायंस की जो नैरेटिव है, वो सब घमंडिया गठबंधन जो हम बोलते हैं उनको, वो काफी कुछ स्प्लिट है और अभी भी अलायंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट इलेक्शन की जो फोकस है उसमें डेफिनेटली बीजेपी के लिए ही जीत होगी कर्नाटक में और तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में भी काफी हम इंडोर्स बनेंगे हमारी। और केरल में भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बिकॉज जो हमने अरे ऑफ लीडर्स हमने सिलेक्ट किए, जो पहले 12 सीट जो केरल में चुने गए हैं कैंडिडेट, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के किए हैं कैंडिडेट की सिलेक्शन। बहुत 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस रहती है हमारी कैंडिडेट सिलेक्शन में, बॉटम अप टॉप डाउन। मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रोबस्ट मैकेनिज्म जिससे पार्टी कैंडिडेट चुनते हैं, और सेक्युलर है बेस। जैसे 2 माइनॉरिटी लोग, अनिल एंटनी जी और अब्दुल सलाम, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन, और यूथ के रिप्रेजेंटेशन, युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट, और जैसे महिला मोर्चा के 2 लीडर्स है, तो विमेन 4 विमेन लीडर्स ऑलरेडी, और बाकी के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सीनियर मिनिस्टर्स है, जैसे राजीव चंद्रशेखर अगेंस्ट शशि थरूर, वो भी काफी टफ कॉम्पिटिशन। शशि थरूर हालांकि वो 3 बार देखिए, केरल तो वाकई मेजर चैलेंज है, तमिलनाडु भी आपके लिए मेजर चैलेंज है। थोड़ा सा आपको एज मिलता हुआ दिख रहा है, शायद आंध्र प्रदेश में आपको कुछ मिल जाए, क्योंकि टीडीपी के साथ आपका गठबंधन हो रहा है। और यहाँ पर तो वाकई हिमालयन टास्क है इन दोनों स्टेट में। हालांकि कोशिश आपकी अच्छी चल रही है। हम आपके पास फिर रुक करेंगे। यश श्रीवास्तव, जरा समझाइए कांग्रेस की धरातली सच्चाई दक्षिण भारत में, क्योंकि एक दौर था जब कांग्रेस तो परचम लहरा रही थी। आज अपने सहयोगियों के भरोसे ही आपको आगे चलना है वहाँ। संजय जी, जो मूल अंतर है कांग्रेस में और लाइट की इतनी कमी क्यों है? कुछ रोशनी नहीं आ सकती आपके चेहरे पे? क्या लग रहा है कि एकदम डार्क साइड पे आप कहीं बैठे हुए हैं? हाँ, मैं गाड़ी में हूँ और हाईवे पे हूँ संजय जी। ओह, थोड़ी रोशनी लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। आवाज तो माशाल्लाह आपकी है, थोड़ा हम चेहरे से भी रूबरू हो पाए। गाड़ी में अपने मुंह पे एलईडी लगाने का शौक नहीं। ड्राइव भी कर रहे हैं क्या आप? नहीं, ड्राइव नहीं कर रहा। तो देखिए, जो मूलभूत अंतर है कांग्रेस में और नो डेटा अवेलेबल भयंकर जुमलेबाज पार्टी में,
वो ये है कि हम किसी भी क्षेत्रीय दल को खत्म नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले बीजेपी को ये तय कर लेना चाहिए कि वो उनके महान वर्तमान प्रधानमंत्री के भयंकर लोकप्रियता जिसको वो समझते हैं, जो असल में कुछ नहीं है, उसके पीछे चल रहे हैं, या फिर उनको ये गिनाना है कि दक्षिण के इन राज्यों में उनके पास सहयोगी दलों के ये लोग हैं, इसलिए उनको उम्मीदें हैं। ये उनको तय कर लेना चाहिए। और अभी जो विनीता जी ने महिलाओं की और युवाओं की बात की, तो कर्नाटक में जो हिजाब वाला मुद्दा उठा था, उसमें महिलाएं और युवा दोनों की स्थिति भाजपा के रहते क्या होगी वो दिख गया था। स्कूल के बच्चे धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हुए पाए गए थे, और आज की तारीख में वहां ऐसा आपको कुछ भी बीजेपी का जवाब देना था या कांग्रेस के बारे में मैंने पूछा तो वो बताना था, पहले समझा दीजिए। बता रहा हूँ कि कांग्रेस क्यों हाँ, वहां आप अपने बताइए कि आप कहाँ तक देख पा रहे हैं कांग्रेस को इन राज्यों में। देखिए, मैं कांग्रेस को यहाँ पर ऐसे देख पा रहा हूँ कि इस समय मैं किसी भी तरह का, अब मैं फिर से कहता हूँ, मैं किसी जुमलेबाज का अनुयायी तो हूं नहीं कि फेंक दूं कि भाई 400 में से 850 सीटें हमारी आएंगी, तो ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि दक्षिण भारत की जो मूल स्थिति है, जो इस समय वहां पर समय की मांग है और जो चल रहा है, वो ये है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सबको साथ लेके चलने की हमारी इच्छा है, और जिसको हम चरितार्थ भी करते हैं, हम केवल एक स्लोगन छोड़ के और लोगों के साथ अन्याय नहीं करते। तो चाहे हम सीधे आए या सहयोगी दलों के साथ आए, ये तय है कि दक्षिण भारत में जो ज्यादा कुछ मामलों में ज्यादा जागरूक जो वहां का जनसमूह है, वो इनसे ये सवाल जरूर करेगा वर्तमान केंद्रीय सरकार से। जब भी ये महिलाओं की बात करेंगे या हमें संदेश खाली सुनाएंगे, तो वहां की जनता साफ पूछेगी कि संदेश खाली की खबरें रोज न्यूज में आती हैं, 10 महीने से मणिपुर चल रहा है, उसकी खबर क्यों नहीं आ रही? ये एक उदाहरण है। इसके अलावा जब आप चेन्नई में, कांग्रेस को क्या उम्मीद लगती है, मतलब कांग्रेस कहां तक इस बार सफलता देख पा रही है अपनी? देखिए, कांग्रेस को चेन्नई, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में बढ़त की पूरी उम्मीद है। आंध्रा में भी हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत, क्योंकि पहली भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, उसका भी जो एक तरह की नींव रखी गई, जो सुनामी आई लोगों की और जो समर्थन शुरू हुआ, वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सीटों का गणित हमारे आगे चल के हमारे साथ दिखेगा, और ज्यादातर हमें फायदा कर्नाटक और तमिलनाडु में होगा, केरला में भी और आंध्रा में। ठीक, इस बीच हमारा आपसे आग्रह है कि यदि संभव हो सके तो किसी रोशनी वाली जगह पे पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपसे संवाद स्थापित कर पाएंगे। हम आपका फिर रुक करते हैं। धीरेन्द्र झा साहब, आप दक्षिण भारत को समझाइए लेफ्ट की नज़र से, क्योंकि केरल में एक चैलेंज इस बार तो ज़्यादा दिख रहा है आपको कांग्रेस से ही, और कहीं दोस्ती तो कहीं प्रतिद्वंदी वाला मामला आप लोगों के आमने सामने ही है। तो ऐसे में केरल की बात कर लें या दूसरे अन्य राज्यों की भी बात कर लें, क्योंकि केरल में लेफ्ट का अपना एक वर्चस्व तो रहा है, इसलिए मैं केरल को लेकर ज़्यादा स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पार्टी देख पा रही है लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं सीपीआई एमएल का प्रतिनिधि हूँ, भाकपा माले का प्रतिनिधि हूँ, मैं सीपीआई का प्रतिनिधि नहीं हूँ। लेकिन ओवरऑल मुझे जो कहना है कि ये भाजपा का साइकोलॉजिकल जुमला है, साइकोलॉजिकल जुमला है। 400 का पार का जो नारा है, साइकोलॉजिकल जुमला के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि एक बात चली गई है कि उत्तर भारत में भाजपा कमजोर हो रही है, इसलिए साइकोलॉजिकली लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो दक्षिण भारत का जुमला कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस कर्नाटका था, और कर्नाटका मूलतः मैं मानता हूं कि हेड पॉलिटिक्स का जो एक उन्होंने काम किया था उसका वो नतीजा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में मोहब्बत और भाईचारा की राजनीति वहां जीती है, इसलिए तेलंगाना में और कर्नाटका में इनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूं कि आंध्रा में भी उनको कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा है, और तमिलनाडु तो भाजपा के लिए मैं मानता हूं कि वो टेढ़ी खीर है, क्योंकि पूरा तमिलनाडु का जो मूड है वो तमिलनाडु का मूड भाजपा के खिलाफ है और भाजपा को कोई जगह नहीं मिलेगी। केरला की जहां तक बात है
तो महागठबंधन दलों के भीतर, इंडिया ब्लॉक के भीतर एक मोटे तौर पर यह राय है कि वहां लेफ्ट और कांग्रेस ट्रेडिशनली, माने लेफ्ट भी मजबूत रहा है, कांग्रेस भी मजबूत रही है, इसलिए वहां इंडिया ब्लॉक के स्तर पर कोई सीट शेयरिंग में नहीं जाया जाए और दोनों एक फ्रेंडली फाइट हो कांग्रेस और लेफ्ट के भीतर में, और इस प्रक्रिया में ओवरऑल इंडिया ब्लॉक को ज्यादा सीटें मिलेंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को भाजपा ने जो ध्वस्त किया है, संविधान को उन्होंने जो ध्वस्त किया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसने जो ध्वस्त नहीं, ये आरोप बड़ा लगाना आसान है, कैसे ध्वस्त किया जा समझाइए ना। एक भारी लोगों के बीच में आक्रोश है। अरे सर, फिर मेरा मानना है, मैं दक्षिण भारत गया हूं, मैंने खेत मजदूर संगठनों के बीच में, किसान संगठनों के भीतर में किसानों में भारी नाराजगी है, मनरेगा वर्कर्स में भारी नाराजगी है, क्योंकि भारत में मनरेगा वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। मनरेगा मजदूरी को काट करके अंबानी अडानी के तिजोरी को भरा जा रहा है। वर्कर्स में कम वेज को लेकर भारी आक्रोश है, तो और महिलाओं को के भीतर भी इनको लेकर के काफी आक्रोश है। इसलिए दक्षिण भारत में भाजपा बढ़ेगी नहीं, घटेगी। चलिए ठीक है, अब आपका फिर रुक करेंगे। विश्वेंद्र सिंह जी, जरा अब आप समझाइए, क्योंकि आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और लेफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे धीरेन्द्र झा साहब को भी सुना। क्या जितनी कोशिशें हो रही हैं, और कोशिश होना अच्छी बात ही है, मे भी कोशिशें होने के बावजूद उतनी सफलता ना मिले, पर कोशिश करने से ही कामयाबी भी मिलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और राजनीति है, ये बात तो सही है कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से दक्षिण भारत में उतनी संगठित और मजबूत नहीं रही है, और अब एक पिछले कुछ वर्षों से कोशिशें जारी है कि दक्षिण भारत में भी कमल खिले। क्या वाकई 2024 एक मेजर चैलेंज के रूप में है दक्षिण भारत? संजय जी, निश्चित तौर पर ये चैलेंज के रूप में है दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये सत्य है कि जो पिछले 2019 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कर्नाटक से आई थी और 4 तेलंगाना से आई थी। हाँ? तो वो प्लस जरूर होगी, ऐसी स्थिति क्लियर है। 35 से कैसे होगी ये बताइए ना। देखिए, आप 28 में से 25 सीट आप कर्नाटक में जीत चुके, यानी सैचुरेशन पॉइंट पे ऑलमोस्ट आप है वहां पर। जी जी। तो आप कैसे उसको और बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि 25 भी रिटेन कर जाए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने यहाँ पर 25 जो पहले आई थी वो 25 नहीं कही, ये अब 23-24 के आसपास संभावना है। लेकिन तमिलनाडु में सीट बढ़ेगी ऐसी संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में जो तमिलनाडु में खाता खुलेगा, ये बोलिए। खाता भी खुलेगा, और जो वहां के अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बहुत मेहनती है, संघर्ष कर रहे हैं। जो 234 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने यात्रा निकाली है, उसका बड़ा प्रभाव है और युवा भी उनके साथ जुड़ रहा है। तो तमिलनाडु में एक अच्छा मजबूत संगठन तैयार किया है अन्नामलाई के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी। तो तमिलनाडु में बढ़ने की संभावनाएं हैं। केरल में भी सीट जहां पहले खाता नहीं खुला था, वहां भी खाता खुलने की संभावनाएं हैं अब की बार। उसके अलावा अगर आप देखें आंध्र प्रदेश में तेलुगु केरल में कैसे आप देख पा रहे हैं, मुझे समझाइए, क्योंकि केरल गढ़ रहा है एक बार लेफ्ट या एक बार कांग्रेस जी। ऐसे में जो फाइट कैंडिडेट्स अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं बीजेपी की ओर से, पर वो गढ़ है, वहां पर सेंध मारना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक मैसेज दिया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मोमडन कैंडिडेट दिया है केरला से, वो भी केरला से। हाँ, तो वहाँ अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। पहले ई श्रीधरन से एक मैसेज दिया गया था, तो वो एक प्लान किए हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर केरल में देखा जाए तो आरएसएस मेहनत करता है और कर भी रहा है। सबसे ज्यादा शाखाएं भारतीय जनता पार्टी का संगठन के साथ में आरएसएस की शाखाएं सबसे ज्यादा केरल में हैं, और वो संगठन भी काम कर रहा है और आरएसएस के जो संगठन है वो भी काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, दोनों संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और कैंडिडेट भी अगर कहा जाए तो पूरे भारत में जितने अच्छे प्रकार से कैंडिडेट सर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो केरल में सफलता मिलती है। ये सही बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कैंडिडेट अच्छे थे। ओपिनियन पोल की सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक तो हम कहीं दक्षिण भारत में बढ़ते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं बीजेपी को। भाई, आप जिस आधार पर बता रहे हैं ठीक है, आपका एक विश्लेषण है। तमिलनाडु की मैं कहना चाहूंगा कि वहां भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में हैं, और मंदिर में लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो तमिलनाडु में उत्तर भारत नहीं है, यहाँ ये भी देखना पड़ेगा। दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा और दशा थोड़ी अलग होती है। जी। और वहां पे द्रविड़ राजनीति, क्या हम मान के चले श्री कृष्णा जी की सनातन धर्म और द्रविड़ संस्कृति के बीच का एक दो भाग हिस्सा होता हुआ हम तमिलनाडु में देख पा रहे हैं। और अन्नामलाई जो यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे होते हैं,
तो क्या एक माहौल ऐसा बनेगा सनातन धर्म का वहाँ? देखिए, दक्षिण भारत का इशू बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखें, पिछले बार जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था, हाँ, वहाँ जाके भाजपा ने बजरंग बली खूब किया। हाँ, फ्लॉप हो गया, वो फ्लॉप हो गया। और दूसरा है कि मगर कर्नाटक चुनाव लोकसभा और विधानसभा का बिल्कुल अलग नतीजे आते हैं। जैसे लोकसभा में